नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हमारे हाथ में एक सरकारी सर्कुलर है। देखने में बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप सोच रहे होंगे। तारीख है, पद है, विभाग है, काफ़ी सूखा सा। लेकिन इसके साथ जो विश्लेषण है वो ये दावा करता है कि ये सादा सा दिखने वाला कागज़ असल में भारतीय रेलवे में एक सिस्टम स्तरीय सुधार है। एक क्रांति जैसा कि वो कहते हैं। हाँ, एक क्रांति। सच कहूँ तो मुझे थोड़ा शक है, पर मैं जानने को उत्सुक भी हूँ। तो चलिए आज इसी पड़ताल में उतरते हैं और देखते हैं कि क्या इस टाइम टेबल में सच में कोई क्रांति छुपी है। ठीक। तो ये दस्तावेज रेलवे बोर्ड का है। तारीख है 5 दिसंबर 2025 और ये 2026 में होने वाली भर्तियों का पूरा कैलेंडर हमारे सामने रखता है। जी। मोटे तौर पे देखें तो इसने पूरे साल को 4 हिस्सों में बांट दिया है। जनवरी से मार्च असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के लिए, हाँ। अप्रैल से जून टेक्नीशियन के लिए, फिर जुलाई से सितंबर में एनटीपीसी और जूनियर इंजीनियर, और साल का अंत यानी अक्टूबर से दिसंबर लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल पदों के लिए। अब देखिए, सतह पर तो ये बस एक शेड्यूल है, ऐसा लगता है कोई भी बना सकता है, लेकिन विश्लेषण में जो भारी भरकम शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। ये सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट से ज्यादा कैसे हो सकता है? इसके पीछे की बड़ी सोच क्या है जिसे हम पहली नजर में नहीं पकड़ पा रहे हैं? और यहीं पर देखिए, ये पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है। वो बड़ी सोच एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली लाइन में छिपी है। एक भर्ती चक्र बराबर एक निश्चित साल। एक भर्ती चक्र बराबर 1 साल। जी, ये सुनने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन सालों से भारतीय रेलवे की भर्ती प्रक्रिया में ऐसा नहीं हो रहा था। ये सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है, ये सालों से चली आ रही अनिश्चितता और देरी की बीमारी का, कह सकते हैं, एक इलाज है। एक मिनट, इसे थोड़ा और खोलते हैं। एक भर्ती चक्र बराबर 1 साल, इसका मतलब है कि जिस साल भर्ती निकले उसी साल पूरी हो जाए। बिल्कुल। तो पहले क्या होता था? क्या एक भर्ती 3-4 साल तक खिंच जाती थी? बिल्कुल, 3 साल, 4 साल, कभी कभी तो 5 साल भी। आप सोचिए, 2018 की भर्ती के कई लोगों की ज्वाइनिंग 2022-23 तक हो रही थी। बाप रे। उम्मीदवार बस इंतजार करते रहते थे। तो ये कैलेंडर उस इंतजार को खत्म करने की एक कोशिश है। विश्लेषण बताता है कि ये 3 बड़े रणनीतिक बदलाव लाता है। पहला और सबसे बड़ा है अनिश्चितता की जगह भविष्यवाणी। ये तो सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। जी। मैं सोच सकता हूँ कि लाखों नौजवानों के लिए इसका क्या मतलब होगा, जो सालों तक बस इस उम्मीद में तैयारी करते रहते थे कि शायद इस साल भर्ती आ जाए। हाँ, वो शायद वाला शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो उन्हें अपनी तैयारी और अपनी जिंदगी पर एक तरह का कंट्रोल वापस देने जैसा है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक कैलेंडर नहीं, ये लाखों लोगों के लिए एक तरह से मानसिक शांति का एक दस्तावेज है। हाँ। अब उन्हें पता है कि अगर वो एलपी की तैयारी कर रहे हैं तो साल के शुरुआत में उन्हें तैयार रहना है। अगर एनटीपीसी उनका लक्ष्य है तो उनके पास साल के मध्य तक का समय है। ठीक है। अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर, परीक्षाओं का भार संतुलन। लोड बैलेंसिंग। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसका मतलब पहले सारी बड़ी परीक्षाएं एक साथ आ जाती थी, जिससे सिस्टम पर बोझ पड़ता था। हाँ, और वो बोझ सिर्फ सर्वर पर नहीं पड़ता था, उम्मीदवारों पर भी पड़ता था। आप सोचिए, एक के बाद एक 3 बड़ी परीक्षाओं की घोषणा हो जाए, उम्मीदवार कंफ्यूज हो जाता था कि किस पर ध्यान केंद्रित करें। सही बात है। और सर्वर क्रैश की खबरें तो आम थीं। इस कैलेंडर ने परीक्षाओं को पूरे साल में फैला दिया है। यह एक ही हाईवे पर सारा ट्रैफिक एक साथ छोड़ने के बजाय गाड़ियों को अलग अलग समय पर भेजने जैसा है। अच्छा। इससे जाम भी नहीं लगता और सब आराम से पहुंच जाते हैं। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या ये सिर्फ एक जुगाड़ है? क्या असली समस्या रेलवे के पुराने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है? क्या बेहतर सर्वर लगाकर इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता था? पूरे देश का परीक्षा शेड्यूल बदलने की क्या जरूरत थी? ये बहुत वाजिब सवाल है और इसका जवाब है कि दोनों काम करने पड़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और वो हो भी रही है, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर आप उस पर एक ही समय में क्षमता से ज्यादा बोझ डाल देंगे तो वो चरमरा जाएगा। ठीक है। ये वैसा ही है जैसे आप हाईवे को चौड़ा भी करते हैं और ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए स्मार्ट सिग्नल्स भी लगाते हैं। ये एक स्मार्ट मैनेजमेंट का तरीका है। ठीक है, बात समझ में आई। और तीसरा बड़ा बदलाव क्या है? तीसरा बदलाव शायद रेलवे के लिए सबसे जरूरी है, रिक्तियों का तेजी से उपयोग। अच्छा। भारतीय रेलवे में खासकर सुरक्षा से जुड़े पदों पर हजारों पद सालों तक खाली पड़े रहते थे। एक पद का खाली होना और उसका भरा जाना
इस बीच का समय बहुत ज्यादा था। ये कैलेंडर सुनिश्चित करता है कि जैसे ही जरूरत पैदा हो उसे 1 साल के भीतर भर दिया जाए। और ये सिर्फ कागजी कार्रवाई या एफिशिएंसी का मामला नहीं है ना? विश्लेषण ऐसे सीधे तौर पर सुरक्षा से जोड़ता होगा। बिल्कुल। असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन के खाली पद का सीधा मतलब है कि सिस्टम पर मौजूदा कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव है। जी हाँ, जिसका असर सुरक्षा पर पड़ सकता है। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल। यही इस कैलेंडर का सबसे गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ नौकरी देने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि रेलवे के पूरे तंत्र को, पूरे सिस्टम को सुरक्षित और कुशल बनाने की प्रक्रिया है। विश्लेषण में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। बताइए। कि ये रेलवे ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ पुराने सिग्नल बदलने जैसा नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नया और स्वचालित सिग्नलिंग सिस्टम लगाने जैसा है। वाह, जो पूरे नेटवर्क के नर्वस सिस्टम को ही अपग्रेड कर दे। वाह, ये उपमा वाकई इस बदलाव के पैमाने को समझाती है। तो हमने सिस्टम के स्तर पर तो समझ लिया कि ये कितना बड़ा बदलाव है। अब इसे जमीन पर उतारते हैं, उन लाखों लोगों की बात करते हैं जिनकी जिंदगी इन परीक्षाओं के इर्द गिर्द घूमती है। किसी छोटे शहर या गांव में तैयारी कर रहे उम्मीदवार के लिए इस कैलेंडर से असल में क्या बदलेगा? उनके लिए जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। सबसे पहली बात, वो लंबी अवधि की योजना बना सकते हैं। अच्छा। जो लोग नौकरी करते हुए तैयारी कर रहे हैं वो अपनी छुट्टियां प्लान कर सकते हैं। जो किसान परिवार से हैं वो अपनी खेती के काम के साथ अपनी पढ़ाई का तालमेल बिठा सकते हैं। मतलब जीवन में एक तरह की स्थिरता आ जाएगी। हाँ। और अचानक से आने वाले नोटिफिकेशन का जो तनाव होता था वो खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अवसरों की समानता को भी बढ़ावा देता है ना? कैसे? बड़े शहरों के कोचिंग सेंटर्स तो शायद अचानक होने वाली घोषणाओं के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जो अपने दम पर दिन भर की मेहनत के बाद रात में पढ़ाई कर रहा है, सही बात है, उसके लिए भविष्यवाणी और स्थिरता बहुत बड़ी चीज है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जिनके पास संसाधन सीमित है। ये उन्हें बड़े शहर के उम्मीदवारों के साथ एक बराबरी का मौका देता है। मानसिक स्पष्टता मतलब मेंटल क्लैरिटी सबसे बड़ी ताकत है और ये कैलेंडर वही देता है। तो ये तो साफ है कि उम्मीदवार यहाँ बड़े विजेता हैं, लेकिन कोई भी संगठन इतना बड़ा बदलाव सिर्फ दूसरों के फायदे के लिए नहीं करता। जी। भारतीय रेलवे को खुद इससे क्या हासिल हो रहा है? वो कौन सी बड़ी अंदरूनी समस्या थी जिसे सुलझाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? रेलवे के लिए ये भविष्य की तैयारी का एक तरीका है। पहला और सबसे सीधा फायदा है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग? हाँ, अब रेलवे को ठीक पता है कि हर साल किस तरह के कितने कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह भरने के लिए नए लोग कब तक आ जाएंगे। इससे वर्कफोर्स मैनेजमेंट बहुत सुचारू हो जाता है। और इसका असर सीधे तौर पर ट्रेनों के संचालन और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं पर पड़ेगा। निश्चित रूप से, जब सही समय पर सही संख्या में कर्मचारी होंगे तो ट्रेनों का रखरखाव बेहतर होगा, वो समय पर चलेंगी और यात्रियों को बेहतर सेवा मिलेगी। और इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये रेलवे के आधुनिकीकरण के लक्ष्यों से भी जुड़ता है। जैसे वंदे भारत? हाँ बिल्कुल। एक तरफ आप वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें ला रहे हैं, नए कॉरिडोर बना रहे हैं, तो उस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए आपको सही समय पर प्रशिक्षित लोग भी तो चाहिए। ये कैलेंडर उसी जरूरत को पूरा करता है। मतलब ये एक तरह का चक्र है। समय पर भर्ती से बेहतर संचालन होता है, बेहतर संचालन से आधुनिकीकरण को बल मिलता है, और आधुनिकीकरण के लिए फिर से नए और कुशल लोगों की जरूरत पड़ती है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और फायदा है, ये रेलवे भर्ती बोर्डों यानी आरआरबीज की जवाबदेही तय करता है। अच्छा। अब उनके पास बहाना बनाने का कोई मौका नहीं है। उनके सामने एक डेडलाइन है, एक लक्ष्य है और उन्हें उसे पूरा करना ही होगा। इसी सर्कुलर को पढ़ते हुए एक और चीज पे मेरी नजर अटकी, नोडल आरआरबी। हाँ, हर भर्ती के लिए एक आरआरबी को नोडल यानी मुख्य जिम्मेदार बनाया गया है। जैसे एएलपी के लिए आरआरबी जम्मू और एनटीपीसी ग्रेजुएट के लिए आरआरबी प्रयागराज। ये सुनने में तो एक मामूली प्रशासनिक बदलाव लगता है, लेकिन विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है। क्यों? क्योंकि ये जवाबदेही वाली बात को और पुख्ता करता है। पहले क्या होता था, देश में 21 आरआरबी हैं और सब अपने अपने तरीके से काम करते थे। तो मतलब तालमेल की कमी थी। बहुत ज्यादा। किसी भर्ती में देरी या गड़बड़ी होने पर एक दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान था। अच्छा, तो ये किसकी गलती है वाले खेल को खत्म करने का तरीका है। हाँ। मतलब अब एक भर्ती, एक जिम्मेदार बोर्ड। अगर एनटीपीसी परीक्षा में कोई समस्या आती है तो सबको पता है कि आरआरबी प्रयागराज की गर्दन पकड़नी है। सीधे शब्दों में कहें तो हाँ, ये वन एग्जाम वन बॉस की नीति है। इससे प्रक्रिया में एकरूपता आती है,
फैसले तेजी से होते हैं और किसी भी तरह की गड़बड़ी के लिए जिम्मेदारी तय करना आसान हो जाता है। ये ब्लेम गेम को खत्म करता है। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लगभग इतना अच्छा कि यकीन करना मुश्किल हो। कागज पे योजना बेहतरीन है, लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर अलग होती है। विश्लेषण में एग्जीक्यूशन रिस्क यानी इसे लागू करने में आने वाली दिक्कतों का भी तो जिक्र होगा। जी बिल्कुल। ये खूबसूरत योजना कहाँ और कैसे पटरी से उतर सकती है? हाँ, और इस पे बात करना बहुत जरूरी है। विश्लेषण इस मामले में बहुत यथार्थवादी है। वो मानता है कि चुनौतियां हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैलेंडर में दी गई तारीखें सांकेतिक हैं, पत्थर की लकीर नहीं। अच्छा। देश में आम चुनाव, कोई बड़ी राष्ट्रीय आपदा या कोई बड़ा कानूनी विवाद, ये सब इस टाइमलाइन को प्रभावित कर सकते हैं। और दूसरी चुनौती तो शायद सिस्टम के अंदर से ही आएगी। मतलब 21 अलग-अलग आरआरबीज के बीच तालमेल बिठाना, ये सुनिश्चित करना कि सब एक ही गति और अनुशासन से काम करें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होगा। बिल्कुल, ये एक विशालकाय और जटिल संगठन है। सभी बोर्डों को एक साथ लेकर चलना एक बड़ी नेतृत्व क्षमता की मांग करता है। अगर एक भी बोर्ड पिछड़ गया तो पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो सकती है। यहाँ एक और सवाल है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। पूछिए। ये कैलेंडर परीक्षा और रिजल्ट तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन असली देरी तो अक्सर उसके बाद शुरू होती है। अपॉइंटमेंट लेटर, मेडिकल जांच, पुलिस वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग की तारीखें। हाँ, इसमें महीनों कभी कभी साल लग जाते हैं। क्या विश्लेषण इस बारे में कुछ कहता है या घड़ी रिजल्ट आते ही रुक जाती है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक और जरूरी सवाल है, और सच कहूं तो ये इस कैलेंडर के दायरे से थोड़ी बाहर की चीज है। अच्छा। ये कैलेंडर भर्ती प्रक्रिया को समय पर पूरा करने पर केंद्रित है। उसके बाद की प्रशासनिक देरी एक अलग और उतनी बड़ी समस्या है, जिसे सुलझाने के लिए अलग सुधारों की जरूरत होगी। लेकिन तर्क ये है कि अगर आप प्रक्रिया का पहला और सबसे लंबा हिस्सा ही ठीक कर लें, तो आप आधी लड़ाई जीत जाते हैं। और विश्लेषण का निष्कर्ष भी यही है कि इन तमाम जोखिमों और सीमाओं के बावजूद कोई कैलेंडर न होने से एक कैलेंडर का होना लाख गुना बेहतर है। सही बात है। ये कम से कम एक इरादा, एक दिशा तो दिखाता है। तो ठीक है, हमने योजना देख ली, उसके फायदे समझ लिए और जो जोखिम हैं उन पर भी बात कर ली। अब सब कुछ समेटते हैं। अगर इस पूरी कवायद का रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए तो विश्लेषण इसे क्या रेटिंग देता है? क्या ये वाकई भारतीय रेलवे में एक नई युग की शुरुआत है? विश्लेषण का जो अंतिम निचोड़ है वो काफी सकारात्मक है। नीति की ताकत के मामले में इसे बहुत ज्यादा की रेटिंग दी गई है, क्योंकि ये एक बुनियादी और सालों पुरानी समस्या को जड़ से पकड़ता है। ठीक है। उम्मीदवारों को होने वाले लाभ को भी बहुत ज्यादा माना गया है, क्योंकि ये उनकी सबसे बड़ी चिंता को दूर करता है। और कार्यान्वयन का जोखिम? जहां तक कार्यान्वयन के जोखिम की बात है, उसे मध्यम श्रेणी में रखा गया है। जैसा हमने अभी चर्चा की, चुनौतियां तो है, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि उनसे पार न पाया जा सके। और पारदर्शिता के मामले में इसमें काफी सुधार हुआ है, क्योंकि अब सब कुछ खुला और सबके सामने है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा दांव है, जिसमें फायदा बहुत बड़ा है और जोखिम ऐसा है जिसे संभाला जा सकता है। बिल्कुल। और अंत में विश्लेषण ये कहता है कि ये कैलेंडर भारतीय रेलवे में एक परिपक्व भर्ती पारिस्थितिकी तंत्र की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। परिपक्व भर्ती पारिस्थितिकी तंत्र। जी, ये दिखाता है कि रेलवे अब भर्ती के मामले में ज्यादा समझदारी और दूरगामी प्लानिंग से काम ले रहा है। और अगर बहुत महत्वपूर्ण है, अगर इसे पूरी ईमानदारी और सख्ती से लागू किया गया, तो ये सिर्फ रेलवे के लिए ही नहीं बल्कि भारत में होने वाली सभी सरकारी भर्तियों के लिए एक मिसाल, एक बेंचमार्क बन सकता है। तो आज हमने एक सादे से सरकारी सर्कुलर से शुरुआत की और एक ऐसे बड़े नीतिगत बदलाव की परतों को खोला जो करोड़ों लोगों की जिंदगी और देश की लाइफलाइन यानी भारतीय रेलवे के भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, बल्कि एक विशालकाय सिस्टम में व्यवस्था और भविष्यवाणी लाने का एक गंभीर प्रयास है। और अब जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। ये कैलेंडर भर्ती प्रक्रिया को तेज और व्यवस्थित बनाने पर केंद्रित है, लेकिन सोचिए, जब इतनी बड़ी संख्या में नए कर्मचारी इतनी तेजी से सिस्टम में आएंगे तो कौन सी नई मानवीय चुनौतियां पैदा हो सकती हैं? अच्छा सवाल है। जैसे, क्या रेलवे के पास इतने सारे लोगों को एक साथ अच्छी ट्रेनिंग देने की क्षमता है, या फिर पुराने और नए कर्मचारियों के बीच एक सांस्कृतिक टकराव की स्थिति बन सकती है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब इस कैलेंडर में नहीं है। इस पर जरूर सोचिएगा।